इंडियन रेडियो ये जो आपको फैसल ने बताया था 1965 की जंग में इंडिया का एक ऑल इंडिया रेडियो होता था आकाशवाणी, वो सारा वक्त खबरें दे रहा हो रहा था कि वो लाहौर भी फतह हो गया और पाकिस्तानी फौज हार गई, यानी हर झूठ की खबरें वहां से आती थी। अब हमारी मरियम बीबी हमारी आकाशवाणी बन चुकी है। तो मैं आप जरा पहले बैकग्राउंड दूं। इन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी करके शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने, लंदन के सबसे महंगे इलाके में मेफेयर, मैं लंदन जानता हूं, लंदन सारा यूरोप में सबसे महंगा शहर है, उसके महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े महल्लात खरीदे। तो मैंने उसकी निशानदेही की। मैंने जब कहा कि देखें ये आपके पास किधर से पैसा आया ये 4 महल खरीदने के, तो जब मैंने ये पूछा तो सबसे पहले शहबाज शरीफ के, अच्छा ये सुने, ये 2012 की है, सुनाएं। आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में, 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? बात ये है कि जिन अरबों रुपए, अच्छा अब ये आए हैं जनाब शहबाज शरीफ के बेटे जो अभी मफरूर हैं, सलमान शहबाज, ये क्या कहता है, ये जरा सुने। 2012 बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया, कहते किधर हैं? अच्छा अब रेडियो आकाशवाणी पाकिस्तान, जरा अब इनको सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सना ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए, जिस तरह का पेपर ये आपके सामने। अच्छा अब कि ये किधर से निकाल के ले आए मेरी भाइयों की और वालदा की प्रॉपर्टीज? अब इनको नहीं पता था मरियम को कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इंकशाफ होगा जिसको कहते थे पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो छुपाए हुए थे, दुनिया के मुल्क में बड़े बड़े वजीरों ने, वजीर आजम ने प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी, वो इंकशाफ हो गया, उसको पैनामा पेपर्स कहते थे। जब वो इंकशाफ हुआ तो इनके भाई हुसैन नवाज से जब पूछा गया कि जनाब ये वाकई आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मरियम बीबी तो कहती है हमारी कोई लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब सुने वो क्या कहता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, सुन लिया, नहीं बताए, सुना आपने कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और अल्लाह ने जब अल्लाह हक का सच सामने ले आया तो कहता कि वो 4 महलात अरबों रुपए के मेफेयर सबसे महंगे इलाके में वो मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ ओन करती हैं। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोलना, बताए ना जरा, मुल्तान बताओ। क्योंकि चोरी का पैसा था, आपका पैसा था। और ये जो मैं आपके सामने दूसरी, एक खुददार कौम और दूसरा, कभी भी जिस कौम के प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर उस मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, वो मुल्क ऊपर नहीं जाता। करप्शन और चोरी में क्या फर्क है बताए ना?
मुल्तान के बाशऊर लोगों, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी मसलन कोई जेब कुतरा आ गया, मेरी चीज चोरी कर ली, किसी ने भैंस उठा ली, गाड़ी उठा ली, ये चोरी है। करप्शन होती है जब अवाम का पैसा चोरी होता है। करप्शन का मतलब कि मैंने मोटरवे बनवाना है 50 अरब का, मैं उसकी कीमत बढ़ा देता हूं 70 अरब की, 20 अरब जेब में डाल लेता हूं, इसको करप्शन कहते हैं। कीमत आप अदा करते हैं, पैसा आपका होता है, आपका टैक्स का पैसा जो इकट्ठा करते हैं उसमें से चोरी होती है। यानी इज्तिमाई अवाम का पैसा चोरी जब होता है और हुकूमत में आके वजीर और वजीर आजम और सरकारी नौकर करते हैं तो वो अवाम का पैसा चोरी होता है। वो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, आपको रोजगार देने पे, वो पैसा उस पर लगना चाहिए, वो इनकी जेबों में चला जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब बड़ी चोरी होती है अरबों रुपए की, तो वो पैसा बिस्तर के नीचे नहीं रखा जा सकता, वो अगर मुल्क में रखोगे नजर आ जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, दुगना नुकसान करते हैं। जब चोरी करके आप पैसा बाहर भेजते हैं आपको डॉलर लेने पड़ते हैं, और जब डॉलर आप लेते हैं डॉलर की कमी होती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, रुपया गिरता है, महंगाई आती है, क्योंकि सारी चीजें जो बाहर से आप खरीदते महंगी हो जाती है। सो एक चोरी का नुकसान, दूसरा जब आप मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं। तो मुल्तान, ये जो हमारी जहाद है, ये 26 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद लड़ रहा हूं, 26 साल से। और मेरा सिर्फ मकसद एक है कि जब तक हम इन बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं। हम इसी तरह भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ है? हमारे दो खानदान 32 साल से हुकूमत कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। श्रीलंका में एक खानदान 20 साल से मुल्क में मुलव्वस था। क्या हुआ श्रीलंका में? वो खानदान अरबोपति बन गया, उनके साथ से मुल्क से बाहर इनकी तरह मुल्क का दिवालिया निकल गया। जान बचा के मुल्क से भागे हैं, वो जान बचा के भागे हैं। तो पाकिस्तानियों, ये ही यहां हो रहा है, मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। आईएमएफ के 22 दफा आईएमएफ के पास हम गए, और ये दो जमातें 32 साल से इक़्तिदार में थी। तो जो मुल्क मकरूज होता गया, ये अमीर होते गए। कर्जा आपने देना है। आज जो आईएमएफ हुक्म करती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, गैस, बिजली, डीजल, सारी जो आज हुक्म मिलता है मानना पड़ता है आपको, क्योंकि वो कर्जे दे रहे हैं। सुल्तान, सुने जरा, गौर से सुने। हम जब तक अपने मुल्क में और कौम करप्शन के खिलाफ लड़ती है, याद रखें, इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। 26 साल से मैं लड़ रहा हूं, लेकिन जब तक कौम साथ नहीं मिलती आप ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, पैसा इनके पास। हमने इतनी कोशिश की 3.5 साल में कि ये जरदारी और ये शरीफों के जो पुराने बने हुए केस थे इनको सजा हो, लेकिन ताकतवर थे, यहां लोग थे जो उनको सजा होने नहीं देते थे। हमारा इंसाफ का निजाम ऐसा था कि वो खींचते गए। महंगे महंगे वकील थे, हुकूमत सरकारी वकील मुकाबला नहीं कर सकते, फिर पैसा चला देते थे। हम 3.5 साल में इन ताकतवर डाकुओं को नहीं सजा दिलवा सके, और आज फिर वो ऊपर आ गए। लेकिन ये जो हमारा इलेक्शन आ रहा है इतवार को, ये एक मुल्क के लिए एक फैसला कुन वक्त है।
हम सब ने मिलकर इनको शिकस्त देनी है। जब तक कौम नहीं खड़ी होगी, आप इनसे आजाद नहीं होंगे। और मैं आखिर में जो दूसरी बात करना चाहता हूं, ये जो सारे 60% कैंप जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है। ये जो सारे मिलके इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे किए, FIR किए, केसेस करो, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गद्दार साबित किया जाए। और सबसे बुरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की फौज से हमारी और फौज की लड़ाई हो। कान खोल के सुन लो, हमारी कभी फौज से लड़ाई नहीं होगी कि ये हमारी फौज है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी इनसे लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई आपसे होगी। और जब तक हम जिंदा हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश है, जब ये इक्तदार में नहीं थे, कि हमारी फौज को बुरा भला कहा जाए। जब ये पावर में नहीं थे तो जरा सुने कि ये किस तरह की बातें करते थे हमारी फौज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जरा ये सुने। चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। किसी के अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निजाम है इस्टेब्लिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जी, जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा हुआ है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में, यानी बकरम खुद जो है मौजूद है। तो इसका मतलब कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते, ये बुरा भला कहते हैं कि सारी बुराई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और जब हुकूमत में आते हैं तो सारा वक्त कोशिश ये होती है कि दूसरों को केसेस करो, सहाफियों को अटैक करो, किसी ना किसी तरह हम सबको गंदा करो और हमें गद्दार कहो। गद्दार वो हैं जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ऑफशोर अकाउंट्स, महलात खरीदते हैं। गद्दार वो नहीं है जो सारी कमाई बाहर करें, सब कुछ बेच के अपने मुल्क में रहें और जीना मन रहा जिनका पाकिस्तान में हो। वो गद्दार नहीं है। वो गद्दार नहीं है जो इस मुल्क की आजादी के लिए और करप्शन के खिलाफ जंग लड़ते हैं। वो गद्दार नहीं है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। मुल्तान आखिर में सुने, हमारी जमात तहरीक इंसाफ वो जमात है जो सारे सूबों के अंदर है। वो जमात जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। इनकी जो जमातें रह गई हैं वो सुकड़ गई हैं, छोटी छोटी जमातें हैं। ये एक मुल्क की वफाकी जमात है। और इस वक्त जो हमारे दुश्मन मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो। हिंदुस्तान में खुशियां बनी जब शहबाज शरीफ आया, इस्राइल ने खुशी बनाई। मगरबी मीडिया जो मुझे जानता है, वहां भी उन्होंने इस्तकबाल किया इस चोर का।
लेकिन जिधर जिधर मुसलमान मुल्क थे उनकी मीडिया पढ़े, सबको अफसोस हुआ कि एक 22 करोड़ की मुंतखब की हुई हुकूमत, जिसका वजीर आजम दुनिया में जाके इस्लामोफोबिया की बात करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बेहुरमती उनकी करते थे, उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, उसकी आवाज उठाता था, यूएन में उठाता था, ओआईसी में उठाता था। मुसलमान दुनिया में लोगों ने अफसोस बनाया, दुश्मन खुश हुए। तो पाकिस्तानी फौज दूसरी चीज है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, लेकिन अकेली वो इकट्ठा नहीं रख सकती जब तक कि एक फेडरल, एक पार्टी जो सारे सूबों में मुल्क को यूनाइट करे। तो ये साजिश है कि हमें उनके खिलाफ करें और कोशिश करें कि हमारी जमात टूटे। नुकसान पाकिस्तान का है, फायदा इन चोरों का है। इन चोरों को जिनके पैसे बाहर पड़े और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है, इनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचता है? ये जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा और आप सब ने मेरे साथ मिलकर इनका मुकाबला करना है। हमने, और मैं ये भी कह दूं कि जिन जिन लोगों ने मुल्क के मिलके गद्दारी की थी, मुल्क से अमरीकी साजिश का हिस्सा बने थे, मीर जाफर और मीर सादिक का रोल प्ले किया था, पाकिस्तान की तारीख कभी इनको माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी, ना इन गद्दारों को माफ करेगी जो इस साजिश में शामिल थे। और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सदर आरिफ अलवी ने आपको लेटर लिखा है मुरासले के ऊपर, जो कि पाकिस्तान एम्बेसडर और जो अमेरिकी डोनाल्ड लू के बीच में बातचीत थी, सुप्रीम कोर्ट को भेजी है, चीफ जस्टिस को। इन्वेस्टिगेट करें इसको, पता चलवाएं कि क्या रोल था, कितनी बड़ी साजिश, कौन कौन मिला हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम था कि पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे पार्टी के सियासतदानों को अमेरिकन एम्बेसी में बुला के अदम एतमाद का पूछे। उनका क्या काम था? कौन से दुनिया में एम्बेसी ये काम करती है? पूछे सुप्रीम कोर्ट उनसे। और ये भी पूछे कि डोनाल्ड लू ने जब हमारे एम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम इमरान खान को नहीं निकालोगे तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि वजीर आजम मुल्क का मैं था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे, एम्बेसडर मेरे नीचे, किसको उसने पैगाम दिया था? किसको पैगाम दिया था कि इमरान खान को निकालो? फॉरेन ऑफिस ने निकालना था, किसने निकालना था? इसलिए चीफ जस्टिस साहब इसकी पूरी तरह तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें। 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान, माशाल्लाह एक फौज जो सारी मुसलमान दुनिया में ताकतवर फौज, एटमी हथियार, एक वो मुल्क जो कि स्ट्रेटेजिकली उधर खड़ा है कि जब भी हमने अपने मुल्क को ठीक किया ये उठ जाएगा। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने साजिश करके एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था 17 साल में, पिछले 2 साल में 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तरक्की पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे 2 सालों में हुई थी। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, 4 फसलें रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड, इंडस्ट्री कितने सालों के बाद तेजी से सनत आगे बढ़ रही थी। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 75% 2 सालों में बढ़ी थी। तो क्या कौन थे वो गद्दार जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया?
इसलिए आप सबने तैयारी करनी है। 17 तारीख को इन लोटों को शिकस्त देनी है और आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है। खास तौर पे मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं कि औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे ज्यादा धांधली होती है। ये सिर्फ धांधली से हमें हरा सकते हैं, सिर्फ धांधली से। कौम सारी फैसला कर बैठी है, कौम खड़ी है इनके खिलाफ, चोरों के। आपने सबने अपना इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है, हकीकी आजादी की जहाद है और आप सबने पूरा जोर लगाना है और इनको शिकस्त देनी है। और इंशाअल्लाह जो अगली दफा मैं मुल्तान में आऊंगा, सूफियों के शहर में, बुजुर्गान दीन के शहर में, तो इंशाअल्लाह हम सब मिलके अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जश्न बनाएंगे और ये इन चोरों को, अमरीकों के गुलामों को, वैसे आपने देखा था किस तरह की बेशर्मी से गुलामी की। हम तो बेकारी हैं जी, हम तो भीख मांगने आए हैं। खुददार हैं हम कौम, ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकने वाली कौम, गैरतमंद कौम है, खुददार कौम है। और इंशाअल्लाह इन चोरों को और ये जिन्होंने साजिश की है सबको इंशाअल्लाह हम शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इंतजामिया से गुजारिश है कि खवातीन को